ठीक है, अब आएगी। हेलो बच्चा लोगों, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, गुड इवनिंग। अब आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपिक पर और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग बताओ कैसा चल रहा है, यानी प्रिपरेशन, किसी प्रकार का कोई तनाव दबाव है नहीं है? अगर आप इसमें, मुझे लगता है इस बैच में तो मैक्सिमम 26 वाले होंगे, एक बार मुझे बताएं। रानी कुमारी, अंशु मोगा, सोनू तिवारी, नगमा हुडा, आजमी मलिक, कृष्णा भारती, नीतू यादव, सपना पटेल, आकांक्षा यादव, रूपांजलि पाल, बबलू कुमार शर्मा, अन्नू यादव, जतन, अमिता, अमित, अन्नू यादव, राजपूत, आरती सिंह, नीतू यादव, अंजनी चौहान, सोनू तिवारी, सपना पटेल, ईच एंड एवरीवन। मैक्सिमम 26-27 वाले इसमें, जो कि 25 वाले अब बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो हम क्या आईक्यू आईपी करेंगे और क्या और चीजें करेंगे। बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट पे क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, यानी भाई 25 वालों को पहला आर्टिकल करना होता है, जिससे कि आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी मेरे साथ बनी रहे, और प्लस जो कंटेंट है उसमें प्रीलिम्स का तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आज की चर्चा। क्या क्या है आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी हमारे रिपब्लिक डे के जो अतिथि रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष, आज उनके साथ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको यह लगे कि यार ये मजा नहीं आएगा कि भारत इंडोनेशिया हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर आज तक यूपीएससी ने एक प्रश्न नहीं पूछा। हम कहेंगे यस, बिल्कुल सही बात है, भारत ने आज तक यूपीएससी ने इस पर एक प्रश्न भी नहीं पूछा, भारत इंडोनेशिया संबंध। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, चिड़िया की आंख पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक्चुअल में जिस तरीके से आसियान देशों की इंपॉर्टेंस जियोपॉलिटिकल कंडीशन में बढ़ी है, भू राजनीतिक संदर्भों में बढ़ी है, नंबर वन पॉइंट, जिस तरीके से म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ, दूसरी बात, जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, और जिस तरीके से इंडोनेशिया कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंधों में, लेकिन वो चीज जो एक गर्म संबंध बनाती है उसमें नहीं है, और आज उसकी इंपॉर्टेंस है कहां पर? इन सभी क्षेत्रों में। अगर हमें म्यांमार के साथ इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका, हिंद महासागर में महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडोनेशिया के साथ अगर हम बेहतर संबंध रखते हैं तो बांग्लादेश के साथ किसी भी विषम परिस्थिति में हम बेहतर ढंग से जो डिप्लोमेटिक टूल है उसका उपयोग कर पाएंगे। और चाइना जिस प्रकार से हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी इंडोनेशिया हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आज भारत की विदेश नीति में इंडोनेशिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसीलिए वो हमारे रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि भी रहे। तो बड़ा गहरा विषय है, इस पर हम लोग काफी अंदर चल करके बात करेंगे। इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की फिर लुक ईस्ट यानी नरसिम्हा राव साहब की, फिर एक्ट ईस्ट यानी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, इन दोनों के साथ हम आसियान को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसमें इंडोनेशिया का रेफरेंस लाएंगे और एक विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसे ही यह चर्चा होगी तो ये जीएस पेपर 2 में उछल करके जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, यहां लिखा हुआ जीएस पेपर 2। और जीएस पेपर 2 में जाएगी द्विपक्षीय क्षेत्रीय यानी बायलेटरल जो भी संबंध है उसका भारत पर क्या इंपैक्ट, बायलेटरल यानी इंडोनेशिया के साथ। पीएसआईआर ऑप्शनल अपने आप आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, यानी जहां पर आईआर हो अगर मैं ना लिखा हूं तो पीएसआईआर वाले बच्चे समझ लेंगे। अब ए से कैसे आएगा, विजनरी डिसीजन है कि नहीं है। रिपब्लिक डे पे इन संदर्भों में जिसके अभी मैंने संक्षेप में चर्चा करी, जिसका विस्तार से वर्णन अंदर किया जाएगा, आप मुझे बताएं क्या यह विजनरी डिसीजन है कि नहीं। यानी 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि विजनरी डिसीजन यानी दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब इंट्यूशन एंड लॉजिक का एक मेल होता है। तो यह विजनरी डिसीजन है ना। तो बस कि रिपब्लिक डे पे किसको
मुख्य अतिथि बनाया जाए और किसको बनाया गया, इस निबंध में एक पैराग्राफ अब आप यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, एक बार कमेंट फटाफट चलते रहने, क्योंकि क्लास को ऑफलाइन से ज्यादा हम ऑनलाइन इंटरैक्टिव बना सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। प्रीलिम्स, चूंकि ऑफलाइन में बच्चे 5 बार ओके ओके कहते हैं तो क्लास हिल जाए, यहां आप सब ओके ओके करते रहते हैं शांति से और मैं देखता चलता हूं। प्रीलिम्स के लिए स्वाभाविक है, मलक्का स्ट्रेट वगैरह पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए बढ़िया तैयार किया गया, क्योंकि रिपब्लिक डे पे मुख्य अतिथि रहे और मेरे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस पर इंटरव्यू का क्वेश्चन भी तैयार किया गया है, यानी काउंटर क्वेश्चन और उसके साथ साथ मेन क्वेश्चन भी। तो कुल मिलाकर के पूरा पैकेज आपके लिए तैयार है। और आप सोचिए इसी प्रकार के पैकेज की आपको नीड है कि नहीं, ये भी सोचते चलिएगा। मैंने कंटेंट बनाया, मैं हिंदू पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, वो एक अलग मैटर। आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, यानी सुबह सुबह उठे या शाम को मेरे साथ बैठे और एक साथ चीजें तैयार, कि आपने पढ़ा रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि मिस्टर मिसेस एक्स, इस देश के राष्ट्राध्यक्ष, नेशन के हेड। अब वो यूपीएससी के लिए, जीएस पेपर 2, एसए के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, काम खत्म। हमारी निगाह, मैंने हमेशा कहा, चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। फिर हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, आज बातचीत करेंगे। और आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था एक डिसीजन में कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धर्म के लिए जरूरी नहीं। अक्सर आप देखते होंगे लाउड स्पीकर से ध्वनि की जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, यानी मंदिर के ऊपर भी लगे होते हैं, मस्जिद में भी नमाज के वक्त आपने सुना होगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर एक सख्त डिसीजन दिया है कि ये जो लाउड स्पीकर है यह मौलिक अधिकारों के साथ तालमेल नहीं रख रहे और इनकी कोई जरूरत भी नहीं, किसी भी धर्म के लिए जरूरी नहीं है। बॉम्बे में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही, और जैसे ही यह बात कही तो कई आर्टिकल निकल करके चले आए जिसके बारे में, यानी धर्म से संबंधित जितने अधिकार है और आर्टिकल 19 जीवन से संबंधित जो अधिकार है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। और जैसे ये टिप्पणी की गई तो स्वाभाविक है, जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार पर बातचीत करता है उसके एग्जाम में आने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे जब निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था पुट्टास्वामी केस में, आप देखोगे 2017 में यूपीएससी ने उठा करके सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, निजता के अधिकार के आलोक में, इन द लाइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, मौलिक अधिकारों के विस्तार का, हाल में मौलिक अधिकारों के यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका जो विस्तार हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के द्वारा, उसके बारे में आपको बताना। तो इसलिए अब उसमें एक कड़ी और आ गई। एक तो ये हो गया, जीएस पेपर 2 देख सकते हैं सिलेबस आपके सामने, यानी हम यूनिट 1 इसके साथ करेंगे। भारतीय संविधान, महत्वपूर्ण विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रावधान, पहली यूनिट अगर आप देखेंगे तो पहली यूनिट में आपको मिलेगा। लेकिन इसी की यूनिट नंबर 6 में जाएंगे न्यायपालिका के रोल पर, द रोल ऑफ जुडिशरी। यूपीएससी ने 2 से 3 प्रश्न अभी तक पूछे हुए हैं कि न्यायपालिका प्रोएक्टिव दिख रहा है डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को संरक्षित करने में। इस पर मैं आपको विस्तार से आंसर भी करा चुका हूं। तो न्यायपालिका की भूमिका यूनिट 6, तो स्वाभाविक है डेमोक्रेसी में न्यायपालिका की भूमिका जीएस पेपर 2 में आ ही रही, ठीक है। फिर इसके बाद एथिक्स में आएगा जुडिशियल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, एथिक्स में भी पूछ चुका है, जीएस पेपर 2 में भी पूछ चुका, दोनों ही क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद एसे में आएगा ही आएगा, यानी निबंध में सुप्रीम कोर्ट का, यानी एक प्रश्न पूछा था, मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं, न्यायालयी सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड डेमोक्रेसी एंड लोकतंत्र, ऐसा पूछा गया। तो अगर डेमोक्रेसी पे आता है तो ठीक, अदरवाइज इसे हम कहीं पर भी, यानी इसको भी तो हम विजनरी डिसीजन कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं बच्चों, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, ये भी तो विजनरी डिसीजन ही है कि लोक स्वास्थ्य में, जैसा कि आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ कि ये अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगा हुआ है। किस परिप्रेक्ष्य में, किस सिनारियों में, किस पर्सपेक्टिव में उन पर युक्त युक्त निर्बंधन लगा हुआ है, और उसे बोलते हैं लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, लिखा हुआ। तो भाई ये लाउड स्पीकर अगर तेजी से बोलेगा और आसपास के लोगों को समस्या होगी
तो लोक स्वास्थ्य को नुकसान हुआ ना, तो मौलिक अधिकार तो है आपका, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यह दूसरों के जीवन के अधिकार के साथ जब अपना तालमेल गड़बड़ करेगा और एक निश्चित सीमा से ज्यादा ध्वनि अगर यहां से निकलती है और उसके द्वारा लोक स्वास्थ्य बाधित होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का डिसीजन लेगा स्वाभाविक रूप से। तो ये एक विजनरी डिसीजन है, आप वहां पर भी इसे यूज कर पाएंगे। फिर इसके बाद आता है प्रीलिम्स के लिए अगर हम पढ़ते हैं। अब यहां पर आपको लगेगा ये तीसरा ए से क्यों लगाएगा, सॉरी जीएस पेपर 3 क्यों लगाएगा। बच्चों एक रेफरेंस है, क्योंकि लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का विषय है और उस पर निर्णय दिया गया है। तो जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी है, अभी तक आया नहीं लेकिन कभी आ सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या एक्ट हुए हैं, यानी कौन से कानून है, सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, ऐसा आपको लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया कि मे बी अगर आ जाए तो, नहीं आता तो भी अपना कोई नुकसान तो है नहीं। फिर इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे, यानी बीमारी के ऊपर एडीएचडी। अब ये एएचडी एडीएचडी बीमारी क्या है, प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आएंगे बिजनेस लाइन पे। बैंक शेयर बाजार में क्यों पिछड़ रहे हैं, सब मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से डिस्कस किया हुआ, बहुत से टॉपिक है। फिर इसके बाद अब चूंकि 26 जनवरी का माहौल था, तो 75 वर्ष हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमें गणतंत्र के रूप में, और उसी को लेकर के 75 वर्ष की उम्र में संवैधानिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मैं नहीं लिख रहा हूं, ये देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड पर्सनल लिबर्टी पे क्या क्या महत्वपूर्ण केसेस कुछ हो सकते हैं उसका जिक्र किया गया है। तो ये जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जीएस पेपर 3 इसमें एनवायरमेंट का भी कुछ रेफरेंस आएगा। जीएस पेपर 4 इथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स आएगा, ऐसे और प्रीलिम्स से बताने की जरूरत नहीं। फिर इसी प्रकार से सेम मुझे 26 जनवरी वाले आधारभूत मूल्य भारतीय राज्य की यात्रा, ये दोनों टॉपिक सेम है, यानी इंडियन पॉलिटी पर डिस्कशन हम करेंगे। फिर इंडो पैसिफिक रीजन, मैं इसको कितनी बार हो चुका लेकिन फिर भी आया तो मैंने कहा चलो एक बार और करा देता हूं। इंडो पैसिफिक कितनी बार हो चुका होगा, वही क्वाड, वही आकस, वही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीईएफ, वो सारी चीजें आई होप आप समझ रहे। लेकिन फिर भी मैंने करा, चूंकि इसमें एक एंगल मैंने लिया, थोड़ा अलग लिया है। जीएस पेपर 2 आईआर एसी और प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 2025 तक हिंदू में था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नरसंहार जो भी युद्ध वगैरह ये सब हो रहे हैं वो सब आपको डिस्कस कर चुके हैं। राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों का प्रमुख बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कितनी बारी तमिलनाडु और अन्य जगहों पर विवाद हुआ, उसके संदर्भ में टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं। अभी अभिव्यक्ति आईएएस में जो भी एस्पिरेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सबके लिए ऑफर अभी ओपन है और आप इसमें जुड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी अगर आपका 2025 प्रीलिम्स है तो आप आधारशिला बैच का हिस्सा जरूर बन जाइए। उसके पीछे रीजन है कि 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो उसकी डिटेल्ड क्लास चलेगी लगभग इकोनॉमिक सर्वे के साथ। तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ, बजट के साथ इंडिया ईयर बुक के लिए आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद क्लियर है, 3 फरवरी से हम एसे कराने जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एसे फॉर ऑल एग्जाम्स, तो आप जरूर इसके साथ जुड़े, जिसमें स्वाभाविक रूप से शुरुआत हम बीपीएससी से करने जा रहे हैं, बट ये किसी भी एग्जाम के लिए है, यानी ऑब्वियस मैं यूपीएससी का ही कोर मेंटोर हूं तो यूपीएससी के लिए, और बीपीएससी का केवल 3rd पार्ट अलग है, याद रखिएगा, जो वहां की कहावतें हैं। बाकी जो सेगमेंट ए और सेगमेंट 2 है, ये दोनों ही बिल्कुल यूपी पीसीएस की तरह है, ठीक है ना, वहां पर भी सेम इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए पहला सेशन यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है, और यूपीएससी के बच्चे भी आए, स्वागत है। और ये विस्तृत कक्षाएं होंगी, इसमें यह नहीं होगा कि 2, 4, 8, 10 कक्षाएं, यानी अब इसको मैंने एक बैच के रूप में अब डेवलप करने की कोशिश की है, निबंध को, यानी एक अलग कोर्स के रूप में, एक अलग मॉड्यूल के रूप में। तो ये 3 तारीख से क्लास स्टार्ट होने जा रही है, याद रखिए, यानी फर्स्ट वीक में। और फिर इसके बाद अगर कोई बच्चा केवल ऑप्शनल इथिक्स और इसे पढ़ना चाहता है, या कोई बच्चा यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों का कॉम्बो बैच लेना चाहता है, ठीक है, या कोई पर्सनल मेंटोरशिप लेना चाहता है, या कोई हिंदी साहित्य ऑप्शनल
पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप सीसेट केवल पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे पास सारी सुविधा उपलब्ध है। आप इन दिए गए नंबरों पर कॉल करके और अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। सुकर्णो से प्रबोबो सुबियांतो तक भारत इंडोनेशिया संबंधों का विकास। जरा गहराई के साथ इस विषय का चिंतन कीजिए और मैं फाइल अपलोड करता हूं और बैठते हैं और फिर उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। पहले एक कहानी के द्वारा आपको यह विषय समझाऊंगा, लेकिन उस कहानी तक पहुंचे उससे पहले हमें एक मैप पर काम करना होगा। कृष्णा भारती कहने सर एसे में लगभग कितना क्लास होगा? मुझे आइडिया नहीं, हो सकता है कि एसे में कम से कम 100-150 क्लास हो जाएं। कृष्णा भारती पूछ रहे हैं कि सर एसे में कितना क्लास होगा? तो मैंने आपको बता दिया कि एट हो सकता है, मतलब 100 क्लास से तो कम होगा नहीं। मैंने कहा ना, इसको मैं जब विषय के रूप में डेवलप करने जा रहा हूं। किसके रूप में? एक विषय के रूप में। और जरा समझिएगा क्यों इतनी क्लास होगी, उसके पीछे रीजन। हाँ, और खासकर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 27 की कर रहे हैं, आपके लिए तो, या 25 का जो यूपी देंगे, बिहार देंगे, आपके लिए समझिए वरदान है ये। क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट जो अमूमन मार्केट में उपेक्षित सा है, उसको मैंने मूल विषय बनाने का फैसला किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, कम्युनिटी पोस्ट लगातार चल रही, ठीक है? तो आप सब लोग, ये मैंने पहले कहा सैकड़ों से ज्यादा, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचेगा कि ये यूपी का है, बिहार का है। और ये अप्रोच तो बिल्कुल नहीं कि यार मैं तो यूपीएससी का हूं, मुझे यूपीएससी वाला चाहिए। यही अप्रोच। आपको क्या चाहिए? स्किल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? अरे अरे क्या ही हो, क्यों हैंग कर गया भाई? अरे क्या हो गया? तो आपको क्या चाहिए बच्चों? आपको, हाँ तो बस जिनका ऐसे वीक है वो अपना फाइल क्यों नहीं अपलोड हो रही भाई? ठीक है। तो जिनका ऐसे वीक है या वीक नहीं है तो भी, यानी मैं इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में डेवलप कर रहा हूं, तो आप सबका स्वागत है। चलिए एक बार आप लोग इस संरचना को जरा सा ध्यान से देखिए, यानी 26 जनवरी की, फिर मैं आता हूं आप लोगों से बात करता हूं। चलिए फटाफट एक बार आप पढ़िए, जिससे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है मेरा पढ़ना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पढ़ना, आपका ऑब्जर्वेशन करना। जरा इसको आप देखिए क्या है, फिर उसके बाद मैं आता हूं और कुछ बातों का जिक्र करूंगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं, जिससे कि तब IQ IP पे आएंगे, देन मजा आएगा। जरा आप यहां पर आप देखिएगा, ठीक है? एक मिनट, कहां भाई? ये वाला मैप पहले आप जरा देखिए। ये आप देख सकते हैं इंडोनेशिया हिंद महासागर की किस प्रकार की स्थिति में है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो बहुत पतला सा एरिया है, जिसका इस पे कंट्रोल होगा, एनर्जी सप्लाई पर उसका कंट्रोल होगा। इंडियन ओशन हिंद महासागर आप देख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार इसकी कंडीशन आप जरा देखिए, ठीक है? क्लियर बच्चों? अरे यार, अब जरा मैप को अगर देख लिया हो, एक मैप और पहले इसको जरा निगाह मारिए, क्योंकि कोटा नहीं कंप्लीट करना। जरा इस मैप पर एक निगाह मारिए बच्चों। बिल्कुल बेटा, ये देख सकते हो आप, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है? ये हमारा इंडिया, और किस तरीके से इंडिया के पोर्ट कनेक्ट हो रहे हैं और किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की भूमिका है, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है?
हो गया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, यानी आइए जरा फिर से न्यूज को पढ़िए। तब मैं यहीं बहुत बढ़िया से फ्री हैंड सबसे पहले कहानी लूंगा। ठीक है बच्चों, चल बेटा फटाफट। आजमी मलिक सर, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब फर्स्ट टाइम भी इंडोनेशिया के पीएम एज अ चीफ, बिल्कुल बिल्कुल आए थे, बिल्कुल आए थे भाई, बिल्कुल आए थे। चलिए अब मैं आजमी मलिक की ही बात से अपनी इस लेक्चर की कहानी की शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो फर्स्ट टाइम भी इंडोनेशिया के पीएम एज अ चीफ आए थे। तो इसका मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था चीफ इंडोनेशिया के सुकर्णो साहब थे, तो इसका मतलब हम दोस्त हुए कि नहीं हुए आजमी? हम क्या हुए? हम दोस्त हुए। और जैसे ही हम दोस्त हुए तो स्वाभाविक है अब यहां पर एक कहानी बनती है, दो दोस्तों का सफर। दो दोस्तों का, और सोचो बेटा ये कहानी सडन मैंने प्लान किया, क्योंकि आजमी आपने कमेंट किया तो फिर मैंने कहा लाओ अब कहानी का रुख थोड़ा सा। दो दोस्तों का सफर। तो दो दोस्तों का सफर एक बार देख लेते हैं और इसी से आप समझ पाएंगे कि ये दोनों दोस्त आज क्यों एक दूसरे के साथ संबंधों का बेहतर निर्वहन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी एक दूसरे के साथ कैसे संबंध को बेहतर करने की दृष्टि से दोनों का साथ आना महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, दो दोस्त भारत और इंडोनेशिया एक ही तरह की परिस्थिति से गुजर रहे थे। यानी वो डचों के अंदर था और हम ब्रिटिशर्स के अंदर थे। दोनों ने कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए संघर्ष किया। औपनिवेशिक शासन स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवाद की इंपीरियलिज्म का एक रूप होता है, उसका प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक पक्ष होता है। भारत ने आजादी के बाद इंडोनेशिया की बहुत मदद की। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मुश्किल समय में सहारा देता है, वैसे ही भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम जो चला था 1945 से 1949 में, मोरल एंड स्ट्रेटजिकल यानी नैतिक सहायता भी दी कि हम संघर्ष, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और सामरिक सहायता भी दी, स्ट्रेटजिकल उन्हें हेल्प भी किया। 1950 में जब हम गणतंत्र के रूप में जाने गए यानी भारत एक रिपब्लिक नेशन हुआ, तो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति मिस्टर सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। आप सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, सुकर्णो साहब आए, पहले अतिथि बन रहे हैं। कितनी मास्टर स्ट्रोक विदेश नीति पंडित नेहरू जी ने आगे बढ़ाई थी। मास्टर स्ट्रोक की स्ट्रेटजी थी कि नहीं थी? अरे भाई ये किताबों में नहीं लिखा, आप जो बोलने जा रहा हूं सोचिएगा। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद होने के बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आजाद होने के बाद वह देश धार्मिक रूप से बहुत कष्ट में था। सांप्रदायिकता के नरसंहार पर, नॉट ओनली सांप्रदायिकता के नरसंहार पर दो देश बने, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यानी जब हम बने उसके बाद क्या हुआ? ऐसे में सुकर्णो को लाना, इंडोनेशिया मुस्लिम का सबसे बड़ा देश, और उनको ले आना, ये कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व में एक संदेश देना था। नैम तो था ही, नॉन अलाइन मूवमेंट तो मन में रहा होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों में मतभेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समय के साथ हमारे और इंडोनेशिया के रिश्तों में भी मतभेद आया, चुनौतियां आई। ठीक है, क्लियर है? कई चुनौतियां आई जिसका आगे जिक्र किया गया है, और फिर उन चुनौतियों को देखेंगे। और फिर आज की चुनौती यानी म्यांमार का, म्यांमार की जो चुनौती आज हिंदू के फ्रंट पेज पे है, म्यांमार की जो चुनौती, उसमें इंडोनेशिया की क्या भूमिका, फिर उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना, फिर आगे कहानी को बढ़ाया जाएगा। अभी इतने से पहले एक इंट्रो हो जाए। तो स्वाभाविक है उनका आना,
अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो कैसे? आप देख सकते हैं द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा, तो बायलेटरल आपके सामने आ गया। ठीक है, शीत युद्ध के बाद 2016 में आपसे पूछा था पूर्व की ओर देखो नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन करें। अभी जरा इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए बच्चों, जरा इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि क्या इस टॉपिक से जुड़ रहा है कि नहीं। बोलो भाई। चलिए बताइए। कैसे? निशा कह रही है हाँ सर, खुशबू राठौर सभी कह रहे हैं, अमिता शर्मा कि सर जुड़ रहा कैसे? तो जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन करें। हम इसे इंडोनेशिया के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं जी हाँ, इंडोनेशिया के साथ इसे हम जोड़ करके देख सकते हैं। म्यांमार में जो इश्यू है उसके साथ हम जोड़ करके देख सकते हैं, आसियान के सब देश हैं। इसके अलावा भारत की जो इंडो पैसिफिक सुरक्षा है उसके संदर्भ में भी जोड़ करके देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या था और उसके कितने आयाम थे। तो अगर आप लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो यहां पर दो आयाम इसके दिखाई देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम उद्देश्य कह सकते हैं। ठीक है ना, पहला है आर्थिक उद्देश्य या आर्थिक आयाम, ठीक है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होता है, और दूसरा होता है लुक ईस्ट पॉलिसी का जिसे हम बोलते हैं सामरिक आयाम, स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट्स। आप देख सकते हैं दोनों आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक आयाम क्या था? अब आप कहेंगे सर ये क्या था? भाई, दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान के देशों के साथ, जिसके ये दो महत्वपूर्ण भागीदार हैं इंडोनेशिया, म्यांमार, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे हम नॉर्थ ईस्ट को भी मजबूत कर सकें और वहां की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाए रखें और उसके माध्यम से देश की समृद्धि को बढ़ाए रखें। तो क्या था? यानी लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1990 में आई थी, पूर्व की ओर देखो नीति, उसका उद्देश्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। सिंपल सी बात है। म्यांमार मेरे प्यारे बच्चों जो आसियान का एक हिस्सा है, वो क्या है? वो भारत के लिए एक ट्रेड गेटवे की तरह है। यानी हम म्यांमार के माध्यम से आसियान के सभी देशों में पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? अरे भाई, एक दोस्त के यहां गए तो फिर उसी दोस्त के यहां सभी दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, या उसी दोस्त के साथ हम घूमते हुए सभी दोस्तों के यहां हो लेते हैं कि नहीं हो लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? अगर आप यह करते हैं, कभी किसी को करते हुए देखा है, तो आप समझिए कि कैसे म्यांमार गेटवे है, आसानी के साथ आप समझ पाएंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंध इस नीति के आर्थिक आयाम को मजबूत करते हैं। यानी इंडोनेशिया के साथ भी अगर हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा ये वाला पार्ट मजबूत हो रहा है। अब सामरिक आयाम क्या है इसका? यानी लुक इस पॉलिसी का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक नहीं था मेरे बच्चों, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, बल्कि इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा देता है। नहीं, जो इंडो पैसिफिक रीजन उसमें दोनों देश मिल करके और एक दूसरे के हितों का संरक्षण भी करें। आई होप आप समझ गए। तो इसके दो आयाम हैं। अब आता है, अगर आज के संदर्भ में हम देखें, म्यांमार में समस्या है, तो म्यांमार में मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें अपनी सामरिक हमें अपने सामरिक आयामों को प्राप्त करना है तो क्या भारत अकेले प्राप्त कर सकता है? नहीं। म्यांमार में भारत की भूमिका मेरे प्यारे बच्चों सिक्योरिटी यानी सुरक्षा और बॉर्डर स्टेबिलिटी यानी सीमा स्थिरता
और इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक सहयोग यानी समुद्री सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी म्यांमार के साथ हमें अगर किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट होता है ड्यू टू चाइना का इंटरफेरेंस, तो स्वाभाविक रूप से हम समुद्री सुरक्षा में इंडोनेशिया के साथ बेहतर सहयोग करके उस प्रतिकूल स्थिति से अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। तो म्यांमार में भारत की भूमिका और इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक सहयोग इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के सामरिक आयामों का हिस्सा है। आई होप आप समझ गए हैं, और इतना ही अपने काम का है। डायरेक्ट आया तो उसका मैंने क्वेश्चन आंसर आगे करा ही दिया है, ठीक है। अब आता है शीत युद्ध के बाद का संदर्भ, यहां दिया हुआ कि नहीं, शीत युद्ध के बाद का संदर्भ। तो शीत युद्ध के बाद का संदर्भ यानी जब यूएसएसआर का पतन हो गया था, भारत भाई, जब यूएसएसआर भारत का एक बहुत मजबूत सहयोगी था, उसका पतन हो गया, अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उदय हुआ और विश्व क्या बन गया, एक ध्रुवीय विश्व। यानी अभी तक कोल्ड वार के समय दो पिलर थे, एक तरफ यूएसएसआर उसके नेतृत्व के देश, एक तरफ अमेरिका उसके नेतृत्व के देश। लेकिन अब यूएसएसआर के पतन के बाद चाइना उस समय बहुत कमजोर था। उस समय एकमात्र देश अमेरिका बचा वैश्विक महाशक्ति में। ऐसी परिस्थिति में भारत ने आसियान के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर कूटनीतिक और आर्थिक झुकाव बढ़ाया। अब समझ में आया, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1989 और उसके बाद 90 तक जाते जाते रशिया का पतन यानी यूएसएसआर का पतन हो गया। अब मजा आया, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी भाई, एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे, यानी हमेशा से वो जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा ना 2019 में, वाशिंगटन भारत को कभी भी उस लिहाज से नहीं विदेश नीति में रख पाया जो भारत के सेल्फ स्टीम, उसके एम्बिशंस को सम्मानित कर सके। ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा तो रहा नहीं। तो भारत अब क्या करेगा, नए नए समूहों को ढूंढेगा। आसियान उभरता हुआ समूह था। अब मजा आ गया, ठीक है। तो ऐसे में म्यांमार और इंडोनेशिया जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद मोदी जी के काल की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका भी नक्शा, यानी एक्ट ईस्ट मतलब और तेजी के साथ अब हम आसियान के देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे और उसके आगे भी हम जाएंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? तो बस यही चीज आपको इस प्रश्न में जानना था। अब आता है, जरा इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए क्या ये जुड़ा हुआ है। फटाफट बताइए भाई सभी बच्चे। मैं कमेंट आप लोगों के देख रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारा और आपका लक्ष्य क्या है, चीजों को सीखना कि कोई चीज कैसे जुड़ी होती है। बोलो भाई। कैसे? मनदीप कह रहे हैं जी, कैसे बताइए भाई। प्रियंका कुमारी कह रही सर पीएसआईआर ऑप्शनल आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, करंट से जोड़ देते। बेटा मेरे पास पीएसआईआर ऑप्शनल में बहुत सी मेंटोरशिप है, आपको आइडिया ही नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, यस मनदीप ने ही बताया, बहुत बढ़िया बेटा, ये मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। तो मनदीप ने ही बताया, दिस इज द वेरी, इन्होंने कहा चेकबुक डिप्लोमेसी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यानी ऑब्वियस है भाई, अगर आज म्यांमार में हम देखें
तो म्यांमार में चाइना की जो प्रेजेंस है या भारत के पड़ोसी देशों में जो चाइना की प्रेजेंस है, तो उसको तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें ढेर सारे नए सहयोगी ढूंढने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट। तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि आज अगर हम इंडोनेशिया के साथ बेहतर संबंध की तरफ अग्रसर है और उन्हें रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बना रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि हम चाइना की जो बढ़त वाली विदेश नीति है हमारे पड़ोसी देशों में, हम उसको संतुलित करना चाहते हैं। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अब जैसे यहां पर दक्षिण चीन सागर, तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा हूं। मैंने कहा था हिंद महासागर में अगर कोई प्रश्न आता है, सेम ऐसा है हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में ये इंडिया और इंडोनेशिया का साथ आना एक सकारात्मक कदम है, दोनों देशों के इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए, पॉइंट को पकड़िएगा, दोनों के आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है? जरा इस विषय पर विचार कीजिए बच्चों। चलिए भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि नैम में भी हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है इंडोनेशिया। तो इसका मतलब है, जो एडिटोरियल में नहीं लिखा गया, कि हम इस रणनीति के द्वारा नैम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट को भी हम इनडायरेक्टली, बोल करके नहीं लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे बच्चों? जरा बताइए मुझे, ये इस पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बोले भाई। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये नेहरू प्लस सुकर्णो जी इसमें शामिल थे कि नहीं थे भाई? बोलो। जवाहरलाल नेहरू भारत के, इजिप्ट के मिस्टर गमाल अब्देल नासिर घाना के, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो इसमें शामिल थे। तो क्या हम इनडायरेक्टली, यानी अगर उनको बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में विदेश नीति का एक और हिस्सा है, और वो ये है कि नैम के जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके साथ हम अपने संबंधों को और एक नया पॉजिटिव सकारात्मक रुख प्रदान करें। तो जब भी आएगा तो आपको ये पॉइंट जो मैंने बोला है यह लिखना है, यह याद रखना है। ठीक है बच्चों? फिर इसके बाद आता है वैश्विक व्यवस्था, राजनीतिक और आर्थिक, यानी तो इस टाइप के प्रश्न आईआर वगैरह में जो भी आते रहेंगे वो आप करते चलिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 2004 आसियान सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका, तो जो पीछे एग्जाम्पल बताया गया वही यहां भी आ जाएगा। सेम सिलेबस यूपी पीसीएस का है, ठीक है, सेम बिहार पीसीएस में भी आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, राष्ट्रीय महत्व की घटना। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की ये जो यात्रा है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। अब जरा हम लोग इस टॉपिक पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं मॉडल क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई।
IQIP हो गया। मेन चीज देखो बच्चे होता है IQIP। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, इस विषय को जरा देखने की कोशिश करें क्या क्या है। एक मिनट बच्चों, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास रहा है, जो साझा औपनिवेशिक अनुभवों, आपसी साम्राज्यवाद विरोधी लक्ष्यों और दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों से आकार लेता है। यानी हमारे अपने कल्चरल रिलेशन, कल्चरल टाइज भी हैं। फिर कहा गया कि हमारे संबंधों में, हम दोनों के संबंधों में उतार चढ़ाव रहा है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में समय समय पर महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, जैसा कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किए गए समझौतों से स्पष्ट है। यानी हमने कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब है कि दोनों देशों की विदेश नीति में एक दूसरे की महत्ता स्वीकार की गई है इन हस्ताक्षरित समझौतों के द्वारा। और स्वाभाविक रूप से जब हम IR पढ़ते हैं तो कुछ पंक्तियां आपके दिमाग में एकदम बैठी रहनी चाहिए कि एक्चुअल में विदेश नीति जो होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसका टारगेट क्या होता है। उसका टारगेट होता है नेशनल इंटरेस्ट को साधना, राष्ट्रीय हितों को साधना। तो राष्ट्रीय हितों को साधने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से यह एक बड़ा ही विश्वसनीय तरीका होता है, जो दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है। इस दृष्टि से उनकी यह यात्रा भारत की विदेश नीति में नए वर्ष की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा आप जरूर लिखिएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये सारे पिक्चर्स मैंने आपको दिखाए। अब आता है, यानी पूरा कंटेंट डिवाइड है, भारत इंडोनेशिया संबंध के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, आप जरा देखें। तो 1940 से 50 एकदम मोहब्बत वाला संबंध। दोनों के गोल बिल्कुल कॉमन थे, क्योंकि दोनों अंग्रेजों के और डचों के, इंडोनेशिया डचों के, दोनों औपनिवेशिक शक्तियों से और उनके शासन से, उनके शोषण से ग्रस्त थे स्वाभाविक रूप से। और अगला चीज आता है, यानी भारत पहले आजाद हुआ तो उसने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दो दोस्तों की कहानी। जवाहरलाल नेहरू साहब ने इंडोनेशिया की राष्ट्रीय क्रांति को सक्रिय रूप से समर्थन किया। नेहरू ने मानवीय सहायता भेजी, यानी जो भी आज भी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं। दूसरा, भारतीय जो एयर जोन है, भारतीय हवाई क्षेत्र में डच एयरलाइनों पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम्हारे जहाज यहां से उड़ नहीं सकते। और डच जहाजों का बहिष्कार, यानी भारतीयों से कहा कि भाई तुम इनके यहां जो काम कर रहे हो ना, इनके यहां काम ही मत करो। तो इस प्रकार से हमने सहायता दी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा, पहले चरण में फिर आता है, बीजू पटनायक ने इंडोनेशियाई नेताओं को जकार्ता से सुरक्षित निकालने में वीरता पूर्वक, यानी जो भी उपनिवेशवादी संघर्ष में शामिल थे उनको हमने सुरक्षित पनाहगाह भी दिया। फिर 1951 में हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण संधि की, जिसका नाम था परपेचुअल पीस, यानी हमेशा के लिए संधि, सदा संधि, एंड यूनालेटरेबल फ्रेंडशिप, यानी मेरे प्यारे बच्चों अपरिवर्तनीय मित्रता, यानी हम हमेशा मित्र रहेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के आयोजन में भारत और इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी बांडुंग सम्मेलन में, भले 1961 में बना, लेकिन जो जन्म लिया नैम ने, याद रखिएगा, नॉन अलाइन मूवमेंट ने। तो इसका मतलब हम बहुत बेहतर ढंग से रिश्तों में आगे आ रहे थे। और ऐसे ही कंटेंट आपको पढ़ना है। 1960 का दशक आता है, अब भिन्न विदेश नीतियां होगी। कैसे? सुकर्णो चीन के करीब चले गए, आप देख सकते हैं, जबकि भारत को बीजिंग के साथ बिगड़ते संबंधों का सामना करना पड़ा। और 1959 के बाद से आप देख सकते हैं, और 1962 में स्वाभाविक रूप से हमें युद्ध भी उनसे करना पड़ा। तो सुकर्णो और नेहरू के बीच दूसरे बांडुंग सम्मेलन के प्रस्ताव और 1961 में NAM बेलग्रेड शिखर, यानी नैम बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के दौरान थोड़ा सा टकराव भी हुआ, यानी कि दोनों के संबंध कमजोर पड़े। चाइना क्या उसमें सीधा सीधा इंटरफेरेंस था। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को इंडोनेशिया ने समर्थन
प्रदान कर दिया खुले तौर पर, और इनफैक्ट उन्हें हथियार भी दिए। इंडोनेशिया में भारत विरोधी भावनाओं का प्रसार होने लगा, जिसकी प्रेरणा जकार्ता में जो इंडियन एम्बेसी थी उसको हमलों के रूप में चुकानी पड़ी, यानी वहां पर हमले हुए जिसकी सजा। लेकिन 1966 से 90 का जब हम दौर देखते तो इंडोनेशिया में शासन परिवर्तन हुआ। 1965 में सुकर्णो सत्ता से बाहर हो गए और जनरल सुहार्तो वास्तविक नेता बन गए। सुहार्तो ने इंडोनेशिया को चीन से दूर कर और भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए काम किया, आप देख सकते हैं। और इसी बीच हमारे 1977 में हमारे बीच व्यापार समझौता हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी जो विदेश नीति थी थोड़ी सी डिफरेंट चलने लगी थी, क्योंकि हम सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध घनिष्ठ थे और वियतनाम युद्ध, इन दोनों पर कहीं ना कहीं इंडोनेशिया और भारत के विचार सेम नहीं थे, ठीक है। तो फिर हमारे संबंधों में तनाव आया। इसी बीच हम 1990 के दशक से वर्तमान तक का दौर पढ़ते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी आपको पता, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य था इंडोनेशिया सहित साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना। और क्यों करना, मैंने बताया, यूएसएसआर का पतन हो चुका था, अब हमें स्वाभाविक रूप से नए सहयोगियों की आवश्यकता थी। और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार लेकर के आई कि हमें और बेहतर संबंध बनाने। 1990 की इन दोनों रणनीतियों के बाद हमारा जो हमारा संबंध कितना आगे बढ़ा उसके कुछ प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। बायलैटरल ट्रेड हमारा बढ़ा। 2005-6 में हमारा बायलैटरल ट्रेड यानी वस्तुओं का आयात और निर्यात $4.3 बिलियन था, जो 2022-23 में बढ़कर आप देख सकते हैं कितने गुना हो गया। भारत आसियान में इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, सेकंड, जो कोयला, पाम ऑयल, खनिज और हाइड्रोकार्बन का आयात करता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, इस्पात और कृषि वस्तुओं का निर्यात करता है। तो यानी हमारे संबंध जब आगे बढ़े तो हम बहुत बड़े पार्टनर के रूप में भी सामने आए। इसके अलावा रक्षा और समुद्री सहयोग भी हम करें, यानी समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल सहयोग पर हमने समझौते खूब किए हैं। तो द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि आपके सामने आती है। फिर सहयोग के प्रमुख क्षेत्र में अगर हम आएंगे तो इसमें आता है व्यापार और निवेश। आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी अभी क्या है कि द्विपक्षीय व्यापार को हम और बढ़ा सकते हैं, खास तौर पर एनर्जी, इंफ्रा और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में। लेकिन चुनौती अभी मौजूद है कि हम दोनों के बीच में जो एक आर्थिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं, उसकी मात्रा, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। अभी तक हम उस पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए, ठीक है। तो अवसर है, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी। समुद्री सुरक्षा, दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना इनकी रणनीतिक प्राथमिकता। रक्षा सहयोग, सैन्य आदान प्रदान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी की संभावना भविष्य के सहयोग के अवसर प्रस्तुत करती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, यानी हिंदू बौद्ध परंपराओं सहित हमारी कुछ विरासतें साझा है। इन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारत और इंडोनेशिया को जोड़ा है, और जब भी हम कल्चरल ढंग से कोई संबंधों को आगे बढ़ाते हैं तो इसे हम सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। तो सॉफ्ट पावर की दृष्टि से भी हम साथ जुड़े हुए हैं। हालिया विकास क्या हुआ? समुद्री सहयोग। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में प्रबोवो ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ तालमेल बिठाया है और इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की वकालत की कि दोनों मिलकर के इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने। उदाहरण समुद्र शक्ति जैसे ज्वाइंट जो नौसैनिक अभ्यास है, यह दोनों देशों को समुद्री सहयोग के क्षेत्र में एक नया सरोकार प्रदान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि हमारी चिंता है दोनों देशों को इन क्षेत्रों में निम्न चुनौतियों का सामना, दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता प्रभाव और मलक्का जल डमरू मध्य में समुद्री डकैती और आतंकवाद, ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और ये आप देख सकते हैं मलक्का जल डमरू मध्य यानी बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा करी। बुनियादी ढांचे में सहयोग, यानी भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया में कोयला खनन और ऊर्जा सहयोग सहित बुनियादी ढांचे की कई परियोजनाओं में शामिल है। और इंडोनेशिया का एक क्षेत्र जिसे कहते हैं आचे क्षेत्र, इसमें भारत के और अधिक निवेश की संभावना है। प्रमुख चुनौतियां व्यापार असंतुलन है। इंडोनेशिया का पाम ऑयल निर्यात द्विपक्षीय व्यापार पर हावी है, जिससे भारत को व्यापार संतुलन को लेकर के चिंता है, यानी हम वहां पर भी व्यापार घाटे की तरफ
पाम ऑयल के आयात के कारण। इसके अलावा दूसरा भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है, यानी चीन यहां पर ताकतवर रूप में मौजूद है और चीन बहुत मुखर है इन क्षेत्रों में अपने आप को ताकतवर बनाए रखने के लिए। ऐसे में दोनों देशों का खुल के एक दूसरे के साथ आना वो भी कहीं ना कहीं एक चुनौती का कार्य करता है। वीजा और कनेक्टिविटी यह भी एक जो है चुनौती का मुद्दा है, यानी यात्रा को सरल बनाना और प्रमुख शहरों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाना यह प्राथमिकता आज भी बनी हुई। भविष्य के अवसर यही है कि व्यापार को बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजिटल इकोनॉमी में हमें नए अवसरों की खोज करनी। समुद्री सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाना है, पीछे बता दिया। रक्षा संबंधों को मजबूत करना, एक्ट ईस्ट एंगेजमेंट का और विस्तार करना और कल्चरल डिप्लोमेसी को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत और इंडोनेशिया अपने संबंधों के द्वारा न केवल आर्थिक रूप से अपितु सामरिक रूप से एक दूसरे के महत्वपूर्ण सहयोगी साबित होंगे और आजादी के बाद से जो हमारे संबंधों की यात्रा शुरू हुई उसे हम एक नई दिशा प्रदान कर पाएंगे। यही सारी बात यहां पर लिखी हुई है। अब आपके सामने मॉडल क्वेश्चंस आ गए, जरा इन मॉडल क्वेश्चंस पर आप एक निगाह मारिए। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, जरा प्रश्न को पढ़िए आप सब लोग, ठीक है? क्या है, मैं स्क्रीन शॉट जाता। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को आकार दिया है। भारत इंडोनेशिया संबंधों पर इनका क्या प्रभाव है? द लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी हैव शेप्ड इंडियाज रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। अब आप देख सकते हैं, यानी इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड इट्स सक्सेसर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी हैव सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड इंडियाज एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया विद इंडोनेशिया। तो आप देख सकते हैं पूरा भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मैं यहां से स्क्रीन पे आ जाता हूं जिससे, ठीक है? भारत की, भाई आ जाओ, कलर कहां गया? अच्छा, ओके, नहीं। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद आई एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को काफी हद तक बढ़ाया, जिसमें इंडोनेशिया एक प्रमुख भागीदार। आप देखो इंट्रोडक्शन कितना प्यारा लिखा हुआ। ये नीतियां आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देती हैं, जिससे दोनों देशों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अब आता है आर्थिक। तो आर्थिक प्रभाव मैंने आपको बताया ही, वही लिखा हुआ कि इंडोनेशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2022 में $38 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन जाएगा। भारत इंडोनेशिया को परिष्कृत पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल और मशीनरी निर्यात करता है, जबकि कोयला और पाम ऑयल का आयात करता है। भारतीय कंपनियों ने इंडोनेशिया के ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्रों में निवेश किया, जिससे व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की चर्चाओं का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है बेटा, वहां बन जाएगा, वो लाइन ठीक कर लेना। रणनीतिक सहयोग, ठीक है बेटा, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध, कंक्लूजन। तो बस ऐसे लिखना है, क्लियर है? तो अगर ऐसे ही आंसर राइटिंग सीखना है तो अब नए ढंग से स्टार्ट होने जा रहा है आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मजा आएगा, आप सब जरूर हमारे साथ जुड़े। अब आता है यानी आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अब आपने पढ़ा, अब देखिए इंटरव्यू की तैयारी। पैनल में ऑब्वियस है, एक चेयरमैन है और 4 मेंबर और कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो अब आइए जरा देखें, पहला प्रश्न, क्या आप गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की भारत यात्रा के महत्व को संक्षेप में समझा सकते हैं? अब आप कैसे समझा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, आप सब इसी पर निगाह रखिए, इसलिए आपकी तरफ ना देख के मैं स्क्रीन की तरफ हूं, जिससे कि आप इसको बोलते चलें जैसे मैं बोल रहा हूं। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा के 75 साल पूरे हो रहे, जब इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। यह ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करता है और दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान की पुष्टि करता है। इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए जो द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या इस प्रकार से भाषा है आपके पास? क्या आप ऐसे प्रश्न आएंगे और आप इसकी एक, क्योंकि वो मजे हुए लोग हैं, तो उन मजे हुए लोगों को मजी हुई भाषा ही पसंद आएगी, तो क्या आपके पास ऐसी लैंग्वेज है? नहीं है।
तो ऐसी लैंग्वेज आए उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए इसी प्रकार के प्रश्नों की बारंबार प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको वीडियो कैमरा अपनी तरफ करके प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, तो वही यानी इंग्लिश में क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है दूसरा, 1950 में सुकर्णो को प्रथम गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि क्यों चुना गया था? आप देख सकते हैं, क्योंकि सुकर्णो भारत और इंडोनेशिया के साझा उपनिवेश विरोधी संघर्ष का प्रतीक थे। राष्ट्रीय क्रांति 1945 से 49 के दौरान इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए नेहरू के समर्थन ने दोनों के बीच मजबूत संबंध स्थापित किए और पहले गणतंत्र दिवस पर सुकर्णो को आमंत्रित करके नए स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ एकजुटता पर जोर दिया, जो बाद में नैम के रूप में हमारे सामने आया। फिर तीसरा, भारत, मैं स्क्रीन हटता हूं, अब आप लोग इस पर जरा पढ़ते रहिए और बोलते रहिए। भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में सक्रिय भूमिका निभाई। क्या आप उस दौरान भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? ठीक है, आप कहेंगे जी सर। भारत ने डच औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का सक्रिय रूप से समर्थन किया। कुछ प्रमुख उपायों में शामिल है, पहला, इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों को मानवीय सहायता और आपूर्ति भेजना, यानी खाना पीना। इंडोनेशिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारतीय हवाई क्षेत्रों में डच उड़ानों पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, सुल्तान सजहरीर और मोहम्मद हट्टा जैसे इंडोनेशियाई नेताओं को सुरक्षित निकालने के लिए बीजू पटनायक को भेजकर सीधा हस्तक्षेप। अब मुझे पता है कि आप कहेंगे सर ये सब फैक्ट तो हमें याद नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन पूछा जाए, जरूरी ये है कि मैं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आप प्रैक्टिस करें किसी भी मुद्दे पर। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रिजल्ट आता जाएगा, ये अभिव्यक्ति आज का प्लेटफॉर्म और स्ट्रांगली मजबूत होता जाएगा, ये सब रेगुलर कर दूंगा, इंटरव्यू वगैरह। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, क्या भारत का इंडोनेशिया को समर्थन विशुद्धता उपनिवेश विरोधी भावनाओं पर आधारित था, या इसमें भाई रणनीतिक हित भी शामिल थे? मतलब इसमें यही क्या भैया हम लोग बहुत अच्छे थे इसलिए उनका, क्योंकि हमारा भी शोषण हुआ था, उनका भी हुआ था, केवल यही एक पक्ष था कि हमने उनको सपोर्ट किया, या भैया हमारा कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था? नहीं, तो हम लिखेंगे कि सर, जबकि उपनिवेशवाद विरोधी भावना प्राथमिक प्रेरक शक्ति थी, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया के रणनीतिक महत्व को भी पहचाना। क्या है महत्व, मैंने आपको बता दिया। एक मजबूत और स्वतंत्र इंडोनेशिया भारत की एशियाई एकजुटता और गुट निरपेक्षता की दृष्टि से जुड़ा हुआ था, यानी भारत ने दूसरा पार्ट भी दिमाग में रखा। अब अगर आप ऐसा बताते तो फिर परीक्षक को अच्छा लगता है। आप लोग सोचो, क्या इन प्रश्नों पर आप आंसर दे पाते? क्वेश्चन नंबर 5, 1960 के दशक में भारत इंडोनेशिया संबंधों में गिरावट के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारक थे, जैसे पहला, आप ऐसे बताएं कि सर इसके लिए 3 जिम्मेदार कारक थे। पहला, चीन के प्रति भिन्न नीतियां। 1959 में जब तिब्बती विद्रोह हुआ, उसके बाद भारत के चीन के साथ संबंध खराब हो गए, जबकि इंडोनेशिया ने बीजिंग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। दूसरा, व्यक्तिगत मतभेद। नेहरू और सुकर्णो के बीच दूसरे बांडुंग सम्मेलन के लिए सुकर्णो के प्रयास को लेकर के मतभेद हो गए। तीसरा, पाकिस्तान को समर्थन, मैंने आपको बता ही दिया था। छठा, इंडोनेशिया के नेतृत्व में सुकर्णो से सौहार्दों के आने से भारत इंडोनेशिया संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब बच्चों कर लेंगे, अब तो बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों की आप सबको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? और इसी बहाने इंडिया इंडोनेशिया का पूरा टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस तो प्रोग्राम, मेरे बच्चों ये मैं पीसीएस वगैरह सबके लिए करूंगा, यानी यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, अभी फिलहाल इन्हीं के साथ ये सारी चीजें स्टार्ट करूंगा। अब आता है प्रीलिम्स। भारत इंडोनेशिया संबंधों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो भाई, विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर और इसका आंसर कीजिए। देखिए कर पाएंगे? ठीक है, चलो भाई आंसर करो।
आंसर इज डी। अब इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉरी, अरे यार क्या ही हो रहा है। बाकी भाई ऑफर अभी है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है 31 जनवरी से, तो आप जरूर जुड़िएगा। बाकी सारे कोर्सेज की डिटेल आप इसे देख सकते हैं। ठीक है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल धर्म के लिए जरूरी नहीं? बड़ा अच्छा मुद्दा है, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो मुझे चले भाई शुरू किया जाए। हाँ, मुझे कभी भी जुकाम हो सकता है, ये एकदम गारंटीड है। मतलब एकदम फिट रहूंगा, एक एक छींक नहीं लूंगा। चलो बेटा पढ़ो इसको, ये बहुत प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा रोचक ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने इसको पढ़ा तो आपको क्या मिला? यानी शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या कह सकते हैं? शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जो आपने पढ़ा। और ये क्या कहता है याद रखिएगा कि लाउड स्पीकर धर्म का आवश्यक हिस्सा नहीं है। रट लीजिएगा इसको, यानी लाउड स्पीकर धर्म का आवश्यक हिस्सा नहीं है। ठीक है, यह पूरा का पूरा जो विषय है। अब अगर उसने ये कह दिया कि धर्म का लाउड स्पीकर आवश्यक हिस्सा नहीं, तो इसका मतलब धार्मिक स्वतंत्रता तो है आपको, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ उसे संतुलित होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ के साथ उसे संतुलित होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार है आपका, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विभिन्न प्रतिमान, लेकिन वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, वह अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो कुल लब्बे लुआब अगर आप समझना चाहते हैं तो बस इतना ही है कि बंबई हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण की चिंताओं का जो हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया कि लाउड स्पीकर का उपयोग संविधान के तहत संरक्षित एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। तो इसीलिए कहा कि भाई सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। और यह फैसला आया किस पर? जो मुंबई उपनगर है उसमें मस्जिदों और मदरसों द्वारा एक ध्वनि की डेसिबल सीमा होती है, डेसिबल में मापी जाती ध्वनि, उस जो स्वीकार्य ध्वनि है उस सीमा से अधिक ध्वनि लाउड स्पीकर से आ रही थी और उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई और उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब इसको आप ऐसे समझें कि आपका पड़ोसी सुबह 5 बजे तेज आवाज में म्यूजिक चलाए तो आपको गुस्सा आएगा? क्यों? बिल्कुल आएगा। आप कहेंगे सर इससे हमारी नींद और शांति बिगड़ती। यही बात धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर के अत्यधिक इस्तेमाल पर भी लागू होती है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है, यानी आर्टिकल 25, धर्म का पालन करो पर
स्वास्थ्य, हेल्थ, नैतिकता, एथिक्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान मत पहुंचाओ। ये आपको मैंने बता ही दिया। स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान मत पहुंचाओ, यानी युक्त युक्त निर्बंधन है, धर्म की स्वतंत्रता है। तो इसमें बस याद रखिएगा आर्टिकल 25 का जिक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई धर्म का पालन करने की अनुमति देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन पहली बात तो ये कहता है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो नहीं कहेगा ना, कुछ आधार देगा। तो इस 25 में जो बात कही उसको आधार देने के लिए 21 अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल करता है कि हर किसी को शोर रहित, ध्वनि रहित जीवन जीने का अधिकार है। मजा आ गया बच्चों? बस यही है 25 और 21। अब फ्यूचर में अगर सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक हेल्थ और फंडामेंटल जो हमारे राइट है, इनको जोड़ करके कोई प्रश्न पूछा तो आपको यह एग्जाम्पल लिखने में मजा आएगा। इसके अलावा, यानी ये तो हो गया कि मतलब संविधान क्या कहता है। एक नॉइज रूल भी सरकारों ने बनाया है, नॉइज रूल 2000। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि धर्म का पालन जरूरी है, लेकिन दूसरों की शांति छीन कर नहीं। लाउड स्पीकर से होने वाला शोर प्रदूषण स्वास्थ्य, यानी होने वाला जो शोर है वो ध्वनि प्रदूषण है और वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात है, यह सभी धर्मों पर समान रूप से लागू, केवल मस्जिदों पर लागू नहीं है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा डिसीजन है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया बेटा? बस इतना ही है इसमें। जीएस पेपर 2 में जा रहा है पहली यूनिट कॉन्स्टिट्यूशनल या मेन फंडामेंटल राइट। ठीक है, ठीक है। पेपर 3 एथिक्स एनवायरमेंट मैंने बता ही दिया, तो इंडियन पॉलिटी आप देख सकते हैं। अब इस प्रश्न को जरा आप एक बार पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। क्या यह संवैधानिक नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ विषय है कि नहीं? फटाफट बताओ भाई। बोलो भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ा तो इस प्रश्न का संबंध बिल्कुल, यानी जो ये प्रश्न है इसका संबंध किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता से। और यह संवैधानिक नैतिकता सीधे संविधान में निहित है और संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, आपको पता है। तो ये जो शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण और धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, वह इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है बच्चों। क्यों? क्योंकि इन फैसलों में न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित किया। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने भाषण दे दिया, बताइए कैसे? तो पहला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता। ये सब हमने बता दिया, लेकिन लिख भी देता हूं, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम वर्सेस सार्वजनिक स्वास्थ्य। यानी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 संवैधानिक नैतिकता के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था के अधीन है। कहा कि नहीं कहा? तो शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत अधिकार, यानी आपका व्यक्तिगत अधिकार अनुच्छेद 25, लेकिन अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन ना करे। मजा आ गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था। फिर दूसरा, इस डिसीजन में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा है
और जहां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, वहीं संवैधानिक नैतिकता। तो संविधान के मूल्यों जैसे समानता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बनाए रखना संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा है। ऐसे में यह डिसीजन कैसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है, समझिएगा कि भाई धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण अगर हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए अदालत ने सभी धर्मों के लिए समान नियम लागू करने पर जोर दिया है। स्वाभाविक रूप से यह संवैधानिक नैतिकता के अनुकूल है कि भाई सभी के लिए। तीसरा, मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा संवैधानिक नैतिकता में है कि यह न्यायिक निर्णय है। अब इसको आप कहेंगे सर क्या है? इस मामले में अदालत ने संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए कहा कि लाउड स्पीकर का उपयोग आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। यह दिखाता है कि संविधान की भावना और नैतिकता के अनुसार यह न्यायिक निर्णय लिया गया। ठीक है, तो इस केस का नाम भी है, आगे लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र। मजा आया भाई? आया मजा कि नहीं मजा आया? सब एक बार सब लोग कमेंट करो, तब मुझे मजा आएगा कि इतनी मेहनत जो हो रही है, इतनी मेहनत जो हो रही है उसके पीछे कुछ न कुछ सच्चाई है। बोल बच्चे, प्रतिष्ठा बेस नहीं, मैं ये नहीं करो बेटा, ये तो आप लोगों ने देखो, ये सब तुम लोग अखबार या कोई कभी कुछ पढ़ाता उड़ाता हो ना, सुना करो, तभी तो आपको मुझसे लगाव होगा ना कि नहीं यार ये बंदा थोड़ा अलग है। नहीं तो फिर क्या करोगे आप तो जो है। तो अब आता है, तभी तो मेरी कीमत का एहसास आपको होगा। हालांकि आप सबको है, मैं जानता हूं, लेकिन ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमें साथ में लगे रहना, भागना नहीं है। ठीक है, और मेरे जो भी बच्चे लगे रहे, कोई छत्तीसगढ़ पीसीएस हो रहा है, कोई यूपी पीसीएस हो रहा है, कोई बिहार पीसीएस हो रहा है, कोई छत्तीसगढ़ में निकाल रहा है, तो कहने का मतलब धीरे धीरे सब बच्चे हो रहे हैं मेरे अपने। तो इसीलिए कि भाई आपको सोचना होगा कि क्या इस टॉपिक को दुनिया में किसी ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को इतने एंगल से पढ़ाया होगा, सुकर्णों के उस यात्रा को, सॉरी इंडोनेशिया वाले टॉपिक को इतने एंगल से पढ़ाया होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सीधा संबंध मेरे प्यारे बच्चों मौलिक अधिकारों के विस्तार से, यानी इस प्रश्न में यह, ठीक है, तो जो ये ध्वनि प्रदूषण और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है, इससे जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। ठीक है, जुड़ा है कैसे? नंबर 1, मौलिक अधिकारों का विस्तार। जरा देखिएगा कैसे मौलिक अधिकारों के विस्तार से यह जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, राइट टू प्राइवेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने क्या किया? आप सबने पढ़ा कि उन्होंने मौलिक अधिकारों की व्याख्या की और इससे व्यापक किया। इसी तरह जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे, यानी ध्वनि प्रदूषण पर दिए गए फैसलों ने यह स्पष्ट किया कि जीवन का अधिकार, यानी आर्टिकल 21 में शांतिपूर्ण और शोर रहित जीवन का अधिकार भी शामिल, यानी एक और ऐड कर लीजिए आर्टिकल 21 में। मजा आया कि नहीं? यानी आर्टिकल 21 का विस्तार, मौलिक अधिकारों के दायरा, तो दायरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यानी ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, इसने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 21 में शांतिपूर्ण और शोर रहित जीवन का अधिकार भी शामिल, यानी एक मौलिक अधिकार और ऐड हो गया। लक्ष्मीकांत में लिख लीजिएगा। फिर आता है दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, यानी जिस प्रकार निजता का अधिकार सार्वजनिक भलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सीमित हो सकता है, उसी प्रकार ऑब्वियस है भाई हमारी राइट टू प्राइवेसी, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी होगी तो हमारा अकाउंट चेक कर लिया जाएगा। उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता को भी
आर्टिकल 25 को भी पब्लिक हेल्थ, नैतिकता और व्यवस्था के लिए सीमित किया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्थापित हुआ है कि मौलिक अधिकार स्थिर नहीं है, उन्हें समय और परिस्थितियों के अनुसार व्याख्यायित किया जाना चाहिए। बट इसके साथ साथ यहां पर समानता के सिद्धांत का संरक्षण भी हुआ है। ठीक है। समानता का अधिकार की निजता और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों मामलों में न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, केवल लाउड स्पीकर किसी एक धर्म से संबंधित ना हो। मजा आया बेटा? बस ऐसे सोचना। यही यूपीपीसीएस के अंदर भी है, आप देख सकते हैं बच्चों। अच्छा, सॉरी, ये तो हो गया, यानी यूनिट 6 हो गई। अब इस प्रश्न को जरा आप लोग पढ़िए, यानी पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण। तो यहां बस केवल यह बताया गया है, आप देख सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजंस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इसको केवल इसलिए दिया हूं, यहां से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको दिया गया बिकॉज आप कि आप सतर्क रहे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को। और स्वाभाविक है, पर्यावरण प्रदूषण और इसमें ध्वनि प्रदूषण पर कुछ भी आता है, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। इथिक्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, संवैधानिक नैतिकता। अब जरा इस प्रश्न को आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जरा इस प्रश्न को पढ़िए, क्या इससे 100% कनेक्ट है कि नहीं? पिछला वाला क्वेश्चन का ही आंसर आएगा कि नहीं? बोलो भाई। बोलो भाई। संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रखा जाता है? अभी तो मैंने बताया समानता का सिद्धांत, कि भैया ये सब पे लागू होगा। ठीक है, तो संवैधानिक नैतिकता का क्या अर्थ है? तो संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है बच्चों? यानी संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या हुआ? संविधान के मूल सिद्धांतों और मूल्यों, जैसे नंबर 1 समानता, नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता, नंबर 3 लोकतंत्र, नंबर 4 सार्वजनिक हित की रक्षा करना। हो गया। अब हम आते हैं अपने केस पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल 25, संविधान के अन्य प्रावधानों जैसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में संतुलित हो। किया कि नहीं किया? दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, इस मामले में अदालतों ने संवैधानिक नैतिकता का पालन किया और यह स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म का पालन ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरों के अधिकारों या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। ठीक है। डॉक्टर महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र केस में न्यायालय ने कहा कि लाउडस्पीकर का उपयोग धर्म का आवश्यक हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आप यूज करेंगे। मजा आया कि नहीं मजा आया बेटा? यही सब। ठीक है, बताएं कि नैतिकता सामाजिक और मानव के कल्याण में कैसे योगदान देती है। अब आप देखिए तो यहां पर नैतिकता ओपन है, यानी यहां पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं लगाया है। तो यह क्या इस नैतिकता के एग्जाम्पल में यह वाला पार्ट आएगा कि नहीं? बोलो भाई। बोलो। ठीक है, यानी नैतिकता और सामाजिक कल्याण, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे यहां एग्जाम्पल के रूप में आएगा। तो आप लिखेंगे नैतिकता और सामाजिक कल्याण का संबंध को हम, या नैतिकता और सामाजिक कल्याण के संबंध को हम हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण पर दिए गए फैसले के आलोक में देख सकते। कैसे?
तो ध्वनि प्रदूषण का यह मुद्दा सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य से जुड़ा है कि नहीं? तो नैतिकता क्या सिखाती? नैतिकता यह सिखाती है किसी भी गतिविधि से दूसरों की शांति और स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, जैसे लाउड स्पीकर के उपयोग से। इसीलिए इसको हम नैतिकता पर आधारित निर्णय कहेंगे। तो नैतिकता पर आधारित निर्णय जैसे कि शांत वातावरण बनाए रखना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सब मानव कल्याण में योगदान देते हैं। इसका मतलब है कि ध्वनि प्रदूषण से जिनके कानों को राहत मिलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन इस बात को स्थापित करता है कि यह नैतिकता पर आधारित निर्णय है। ठीक है, यानी नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति या समुदाय अपने अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करें। और क्योंकि लाउड स्पीकर का उपयोग जिम्मेदारी भरा उपयोग नहीं था, इसका मतलब यह नैतिकता के अनुकूल नहीं था, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला स्वाभाविक रूप से एक नैतिकता का उदाहरण है जो सामाजिक और मानव कल्याण दोनों को आगे बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं भाई? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के अति उपयोग को नैतिक और सामाजिक दृष्टि से अनुचित माना, क्योंकि इससे दूसरों की शांति और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता था। ठीक है, मजा आया कि नहीं मजा आया? प्रियंका कुमारी, आप बहुत मस्त कर बेटा, अभी तो और मजा आएगा, मेंस पढ़ोगे तो। चलो भाई, इस प्रश्न से जरा जोड़िए। चलो इस प्रश्न से जोड़ के बताओ, तारीफें मत करो, इस प्रश्न को जोड़ के बताओ। तो जरा देखिए, इस प्रश्न की चर्चा क्या है? नैतिक मूल्य और दायित्व तो एक साथ होने चाहिए ना बेटा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी इस कथन के अनुसार समाज तभी सुचारू रूप से चलेगा जब साझा नैतिक मूल्य और दायित्व स्थापित हो। तो शोर प्रदूषण के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या देखा? उसने यही देखा कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अभ्यास जैसे लाउड स्पीकर का उपयोग तभी सही है जब यह दूसरों के स्वास्थ्य और शांति को नुकसान ना पहुंचाए। मजा आया? तो यह नैतिक मूल्य और दायित्वों को स्थापित करने पर जोर देता है कि नहीं देता है? यानी यह निर्णय नैतिकता और दायित्व के प्रति जागरूकता की बात करता है। ठीक है, और फिर आप देखो जरा क्या कह रहा है, ना तो कानून, ना ही लोकतांत्रिक सरकार, ना ही बाजार काम कर पाएंगे। अब कानून कैसे काम नहीं कर पाएगा? तो आपको अच्छे से पता, शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कानून और नियम बनाए गए हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, जैसा आर्टिकल में लिखा है, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिवली नैतिक मूल्यों पर ही तो निर्भर करता है। भाई अगर आपको सड़क रेड लाइट देखते हुए भी जंप कर जाना है तो उसमें कोई आपको क्या कर लेगा? तो यदि नागरिक नैतिक जिम्मेदारी को अपनाए, जैसे कि लाउड स्पीकर का सीमित और जिम्मेदार उपयोग, तो कानून की आवश्यकता भी कम होगी और तभी हम कानून के अनुसार चल भी पाएंगे। लोकतांत्रिक शासन, अब आप जरा देखिए कैसे इस मुद्दे पर, यानी लाउड स्पीकर के मुद्दे पर अदालत का हस्तक्षेप यह दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं नैतिकता और कानून के आधार पर काम करती हैं। लोकतंत्र तभी टिकाऊ है जब सभी नागरिक, हम और आप, अपने अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन बनाए। तो शोर प्रदूषण का मुद्दा बिल्कुल इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करता है। जब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के कारण जनता को असुविधा होती है तो यह नैतिकता और कानून के अभाव का उदाहरण है। ऐसे में अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शांति को प्राथमिकता मिले, जो नैतिकता के साथ कानून का प्रभावी उपयोग है। मजा आ गया बच्चा? समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया? यही है यूपीएससी। विजनरी डिसीजन है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारा हम लोगों ने डिसीजन कर ही लिया।
न्यायिक सक्रियता बताने की जरूरत नहीं है, यानी बस बाकी पूरा डिटेल यहां लिखा हुआ, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सब लिखा हुआ है, एक एक चीज। मजा आ गया बच्चों वालों को? फिर एक मॉडल क्वेश्चन जिंदाबाद। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। ये मेरी तरफ से फ्यूचर में आउट है, ये कभी न कभी आपसे अवश्य पूछा जाएगा। एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़िए, तब आपको मुझसे और थोड़ा लगाव होगा मैंने पकड़ा क्या है। ये नहीं पकड़ा, ये ध्वनि प्रदूषण पर क्या फैसला, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। मेरा मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी आर्टिकल 25, और उसके साथ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का युक्त निर्बंधन, उसके बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियां क्या। मस्त इंट्रोडक्शन के साथ प्रश्न लिखा हुआ है, इसका उत्तर पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत नए ढंग से स्टार्ट करने जा रहा हूं। हफ्ते में अभी फिलहाल चूंकि प्री का एग्जाम है तो 1 दिन या 2 दिन। ठीक है, अब इंटरव्यू का भी भैया फिर से आ गया। इंटरव्यू चूंकि है तो किसी से भी पूछ सकता है, लाउड स्पीकर टाइप का मुद्दा है, खासकर जो महाराष्ट्र मुंबई के बच्चों। तो ध्वनि प्रदूषण पहला प्रश्न, अब इसका बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। दूसरा प्रश्न चूंकि टॉपिक मैंने समझा ही दिया। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। तो आप लोगों को थकना नहीं है कंटेंट देख करके, तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें रैंक लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती बेटा, इतना आसान तो है नहीं कोई चीज 10 नंबर। ठीक है, बाकी ये सारे ऑफर है।